ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ, ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ PTI ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਆਫੈਂਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਔਰ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੇ। वैभव सिंह जी का स्वागत करते हैं। वैभव सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच जी। वैभव जी, आपको पता है कि एक जो वीडियो रिलीज हुई है मेजर आदिल रजा की तरफ से और इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने कहा है। सबसे पहले मैं अपने लिसनर्स के लिए उस ऑडियो क्लिप को प्ले करूंगा ताकि मेरे जो लिसनर्स हैं उनको भी पता लग जाए कि दरअसल जो फॉर्मर मेजर आदिल राजा हैं उन्होंने कहा क्या और पाकिस्तान की आर्मी को लेके और पाकिस्तान की कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को लेके उन्होंने किस तरह से कहा है कि उनका मिसयूज़ जो है वो आर्मी की तरफ से किया जाता है। उसको चलाता हूँ, फिर आपका एक्सपर्ट ओपीनियन इसमें लेंगे। सो मेरे लिसनर्स के वास्ते अगली जी आवाज़ है वो उस क्लिप दी है। मैं क्लिप नूं एडिट किया होया, काफ़ी लंबी क्लिप है, लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी के फॉर्मर मेजर आदिल राजा वो की कह रहे हैं, तुसीं सुनो। अजीज़ा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। ये बहुत ही ज़रूरी लाइव वीलॉग था और इंतहाई तकलीफ दे ये लाइव वीलॉग है। तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा जो आइडलाइज करते हैं सर्टन पर्सनालिटीज़ को, खसूसी तौर के ऊपर जनरल फयाज हमीद को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ ये वीडियो मत देखें पहले ही। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जो मुझ तक मालूमात बावसूख मुसद्दिका ज़राए से पहुंचाई गई हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सिर्फ, और इसमें किसी किस्म की मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि इंतहाई शदीद तकलीफ की हालत के अंदर मैं ये वीलॉग करने लगा हूं। खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि एक और अफसर जो है जिसको इस इंक्वायरी में जो जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर की है उसको जद्दा की एम्बेसी सऊदी अरेबिया से बुलाया गया है, जो ISI का डायरेक्टर रहमत है, जो कि ISI ने इंटेरोगेशन के लिए डिटेल किया है, जो जनरल फैज हमीद के लिए गैर कानूनी ऑपरेशंस और फाइनेंशियल स्कैम्स, माशी स्कैम चला रहा था। जद्दा की एम्बेसी से आज से पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं कि पासपोर्ट्स लेने के लिए, इमरजेंसी वीजा लेने के लिए, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, लोगों को जेल से छुड़वाने के लिए वहां पे पैसे लिए जाते थे और वो वहां पे ये काम रहमत कर रहा था। और रहमत के बैकग्राउंड के ऊपर डायरेक्टर ISI का डायरेक्टर है अरसलान सत्ती, दुबई के अंदर डिप्टी डायरेक्टर ISI का, और इनको भी वापस बुलाया गया है। इनकी इंटेरोगेशन हो रही है, इनकी इंक्वायरी हो रही है। दोनों का ताल्लुक जनरल फयाज हमीद से भी बताया जा रहा है और जनरल बाजवा से अरसलान सत्ती का भी ताल्लुक बताया जा रहा है बराह रास्त। उसके अलावा जो है ये डायरेक्टर रहमत जो है और इससे पहले ये मॉडल गर्ल्स प्रोवाइड करता था। ये जराए का दावा है जनरल बाजवा और जनरल फयाज हमीद दोनों को। आगे मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों जो है, इसमें कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो ISI के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। जराए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH, एक के से है M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ मेजर आदिल राजा। वैभव जी मेरे नाम है। वैभव साहब, आपने सुनी है सारी, जो एक छोटा सा क्लिप था और इसमें ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं सारी बात। जनरल फैज हमीद का नाम, जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉडल्स इनको प्रोवाइड होती थी। किस तरह से आप इस पूरी बातचीत को देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की फौज की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है। किताबें लिखी जा चुकी हैं, एक दो नहीं दर्जनों किताबें लिखी गई हैं जिनमें इन बातों का पूरा जिक्र है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में हामिद मीर साहब जो है वो जेर अताब आए थे पाक फौज के बहुत ज्यादा, और जब उन्होंने जनरल रानी का जिक्र कर दिया था, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं असद अली तूर, उनको उनके घर में जब घुस करके मारा गया तो उसके प्रोटेस्ट में जब काफी सारे जर्नलिस्ट निकले तो वहां पे जब तकरीरें हुई, उन सारी तकरीरों में एक तकरीर हामिद मीर ने की। और हामिद मीर ने जो है ये बात कही थी कि हम, अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आप हमारे घरों में घुसेंगे तो फिर हम भी बताएंगे कि किस जनरल की बीवी ने किसको गोली क्यों मारी और जनरल रानी कौन थी और जनरल रानी का क्या रोल है और क्या किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। और अगर आप देखें तो फौज के साथ उसके क्या ताल्लुकात रहे जनरल्स के साथ। तो कहीं ना कहीं सदाकत है। मैं कुछ बातों से जो मेजर आदिल राजा हैं, इनका पूरा नाम जो है वो मेजर आदिल फारूक राजा है। ये पंजाब से जो है ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के, और थर्ड जनरेशन मेरे ख्याल से ये फौजी हैं। इनके वालिद भी जो है वो फौज में थे और उनके जो वालिद थे वो भी फौज में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। तो उनकी इस बात में तो देखिए हकीकत है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इस तरह के कामों में मुलविस रही है। लेकिन जहां तक जनरल बाजवा का इन्होंने जिक्र किया है, मैंने भी कुछ अपने जराये से इस बारे में कंफर्मेशन लेने की कोशिश करी है। तो देखिए कुछ चीजें तो हैं जो गले से नीचे नहीं उतरती हैं। देखिए, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके आप कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर एविडेंस भी प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे अगर हम जर्नलिस्ट हैं, अगर हम जर्नलिज्म में हैं, जर्नलिज्म का जो बेसिक उसूल होता है वो ये होता है कि आप जब भी कोई बात करें तो आप प्रूफ के साथ बात करें। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एविडेंस ऑफ एनी काइंड। आई होप कि मेजर आदिल राजा के पास प्रूफ होगा, बिकॉज लंदन की कोर्ट में उनके खिलाफ जो है वो डेफेमेशन का केस भी फाइल हो गया है आज। और एक ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं, पाक फौज के सर्विंग ब्रिगेडियर हैं। एक तो इन्होंने डेफेमेशन का केस लंदन में फाइल किया है, और एक अदाकारा, जैसे इन्होंने जिन अदाकाराओं का ये नाम ले रहे थे एक्ट्रेसेस का, और उनके इनिशियल्स बता रहे थे, नाम नहीं ले रहे थे। मैं भी नाम नहीं लूंगा, किसी खवातीन का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने भी ये बयान दिया कि उनमें से एक एक्ट्रेस ने कहा है कि भाई मैं भी, बिकॉज वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी नेशनल होने के साथ साथ, तो वो भी डेफेमेशन का केस करेंगे। तो आई होप कि मेजर आदिल राजा जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो लंदन की कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे अपनी बात को और अपने जो उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उनको बैक करने के लिए। अच्छा वैभव जी, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है, जैसे आपने हामिद मीर के बारे में कहा कि जो वहाँ के जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे घरों में आएंगे तो हम आपके बारे में बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के एक थर्ड जनरेशन के जो मेंबर हैं, और अभी तो फॉर्मर मेंबर हैं खैर, उनकी तरफ से अपनी आर्मी के बारे में इस तरह की बातें करनी, अपने जनरल के बारे में, दो जनरल के बारे में इस तरह की बात करनी, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि आज के दौर में जो वहाँ का सियासी हाल है, वहाँ के सियासी हालात हैं, उसमें फौज कहीं बटी हुई है, फौज में कहीं कोई डिवाइड दिख रहा है? देखिए, फौज पाकिस्तान की बहुत समय से बटी हुई है। देखिए, इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि फौज ने वहां पे सियासत में घुसने की कोशिश करी, और आज से नहीं, वो 70 साल की रास्ता है। उसके लिए मुझे और आपको कम से कम 2-3 घंटे का एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये है कि जब आप फौज सियासत में घुसती है तो सियासत भी फौज के अंदर घुसेगी, और ये जो है ये मकाफाते अमल है, आप इसको रोक नहीं सकते। और ये फौज में हुआ है, पाकिस्तान की फौज में हमेशा हुआ है। और ये कोशिश जो है नवाज शरीफ ने भी इस पूरे सिस्टम पे खेलने की कोशिश करी, नाकाम हुए। जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ को, कई सारे सीनियर जनरल्स को सुपरसीड करके जब आर्मी चीफ लगाया, तो उनकी ये तवक्को थी कि ये मेरी बात सुनेगा। यही गलती जो भुट्टो साहब थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने करी जब उन्होंने 8 सीनियर जनरल्स को सुपरसीड करके जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया।
तो सियासत जो है वो पाकिस्तान की फौज में बहुत ज्यादा घुसी हुई है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत सारी सियासत होती है। अगर आपने हाल ही में देखा हो, जब आसिम मुनीर जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने हैं, तो वो चीफ बनते ही, कोई भी पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनता है, वो सबसे पहला काम जो करता है वो कोर कमांडर्स तब्दील करता है, वो एडीसी तब्दील करता है। जो कमांड होती है वो अपने लॉयलिस्ट को पोजीशंस पे बिठाता है कि जो उसके अपने लॉयलिस्ट हो। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूव होती है ये, टू ग्रैब द पावर एंड कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप पाकिस्तानी मीडिया भी देखें तो वहां पे ये बात होती है कि ये नई स्टैब्लिशमेंट है। तो जब नई स्टैब्लिशमेंट का टर्म यूज होता है तो यानी कि उसमें जो भी लोग हैं वो आर्मी चीफ के लॉयलिस्ट हैं, जो आर्मी चीफ कहेगा वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज मतलब सियासत है तभी तो ये इस तरह के अमल होते हैं ना। हिंदुस्तान है या बाकी दुनिया में बहुत सारे मुल्क है, वहां पे भी फौजें हैं, वहां पे जब कोई आर्मी चीफ बनता है तो वो एक आर्मी चीफ बन जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि 10 कोर का कमांडर जो है वो हटा करके आप किसी और को लगाए, 12 कोर हटा दे, 15 कोर में किसी को लगा दे। ये काम हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ ये काम तब होते हैं जब पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। जब पंजाब में जैसे अगर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनी है तो वो फिर अपने लोगों को आईजी, डीआईजी और एसएसपी वो चेंज करते हैं। तो इस तरीके का अमल वहां पे फौज जो है वो करती है। और जहां तक मेजर आदिल राजा की बात है, देखिए पाकिस्तान क्योंकि इतनी सियासत है, और आदिल राजा जो है वो इमरान खान जो कि पीटीआई के लीडर है, वो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं। और आदिल राजा अभी मैं आपको बताऊं 6 महीने पहले तक जो वेटरन्स एसोसिएशन थी पाकिस्तान की, वेटरन जो पुराने ऑफिसर्स थे पाकिस्तान आर्मी के, उनकी जो एसोसिएशन थी उसके स्पोक्स पर्सन भी थे वो। सो ही वाज वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टीट्यूशन एंड द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जी, पर वैभव जी, जिस तरह से आपने ये भी कहा कि डीपली ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द इंस्टीट्यूशन एंड स्टिल ही इज इन्वॉल्व्ड, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वहाँ की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है आईएसआई, उसको उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि उनके सेफ हाउस में जिस तरह से मॉडल्स बुलाई जाती थी या एक्ट्रेसेस बुलाई जाती थी, और 2 इनके आर्मी जनरल उनका नाम लेके कि वो इनको इस तरह से यूज़ करते थे या मिस यूज़ करते थे, इसमें कहीं कोई सच्चाई या कहीं कोई आम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो क्या बात कहीं गले से नीचे उतरती है? जी, मैं मानता हूं कि उन्होंने जो बात कही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि अगर आप देखें, इन्होंने जो 2 नाम लिए हैं, एक जो जिद्दा में पोस्टेड आईएसआई का ऑफिसर का नाम लिया रहमतुल्लाह का, और दूसरा यूएई में जो एडिशनल डायरेक्टर था इनका अरसलान सत्ती। ये दोनों नाम उन्होंने जेन्युइन लिए हैं और ये दोनों ही आईएसआई के बंदे हैं। और अरशद शरीफ जो कि एक सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका अभी हाल ही में मर्डर हुआ केन्या में जी। तो उनकी जो इंक्वायरी हुई उसमें भी अरसलान सत्ती इन्वॉल्व थे, जो कमेटी इंक्वायरी कर रही थी उनके मर्डर की। तो आईएसआई की तरफ से इनको अरसलान सत्ती को इन्वॉल्व किया गया था, उसमें मेंबर बनाया गया था। और हाल ही में नदीम अंजुम जो कि आईएसआई के सरबराह है, डीजी है आईएसआई के, उन्होंने जो है बुलाया है इन ऑफिसर्स को, इस्लामाबाद तलब किया था। तो अरसलान सत्ती जो है वो अभी तक, जब मैं और आप ये अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं इस्लामाबाद, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। और रहमतुल्लाह जो है वो इस्लामाबाद पहुंच करके उन्होंने अपनी सबमिशंस दे दी हैं, उन्होंने अपना जो भी सफाइयां देनी थी उन्होंने दी हैं। क्योंकि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में भी ये दोनों ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, और ये दोनों कोशिशें वो कर रहे थे कि आसिम मुनीर जो है वो एज अ आर्मी चीफ अपॉइंट ना हो। और ये दोनों लॉयलिस्ट हैं, नॉन लॉयलिस्ट हैं जनरल फैज हमीद के, जो कि इससे पहले डीजीआईएसआई थे नदीम अंजुम से पहले। तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। और देखिए, जनरल रानी का किरदार आपके सामने है, आप किताबें लिखी हुई हैं, उन्हें बताया गया है कि जब मशरकी पाकिस्तान में जब जंग चल रही थी और पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही थी, उस समय जो है जनरल रानी के जो वो लड़कियां प्रोवाइड किया करती थी पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को, तो पेशावर के एक क्लब में, एक कैंटोनमेंट में एक क्लब में जो है वो स्विमिंग पूल में वो शराब नोशी और डांस चल रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर जनरल्स थे वो इनकी प्रोवाइड की हुई लड़कियों के साथ पार्टियां कर रहे थे। और ये डॉक्यूमेंटेड है ये चीज, और जिसके बारे में जो हमूदुर रहमान कमीशन बना टू ये जानने के लिए कि जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें जो पाकिस्तान की हार हुई और पाकिस्तान टूटा, उसके क्या कारण थे, उसके क्या रीजंस थे। तो
हमउद्दुर रहमान कमीशन में भी ये सवाल उठाया गया कि क्या ये सच है कि आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, जिस पे जनरल याह्या खान ने कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो बात सच थी। तो अगर आप बैकग्राउंड माजी देखें पाक फौज का और इनके जनरल्स का, तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। अच्छा, आईएसआई की अगर बात करें, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्विस है पाकिस्तान की, और इनका नाम जो, और इनके बारे में काफ़ी इंकशाफ पहले भी बहुत चीज़ों के किए हुए हैं आदिल राजा ने, तो अब जिस तरह से इन्होंने जद्दा की बात की, दुबई की बात की, क्या वाकई ये इन कंट्रीज में बहुत रिसोर्सफुल है आईएसआई? जी, बहुत रिसोर्सफुल रहे हैं। अब उतने रिसोर्सफुल नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं वो 9/11 के बाद वहां पे माहौल बहुत चेंज हुआ है। अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर टेररिस्ट जो जिसका ताल्लुक बॉम्बे से था, और बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट से था, वो काफी समय तक दुबई में जो है वो रिहायश पजीर रहा। तो 9/11 के बाद से वो वहां पे नहीं है। तो टेररिज्म को लेकर के और रेडिकलाइजेशन को लेकर के जो टॉलरेंस थी वो मिडिल ईस्ट में 9/11 के बाद बहुत चेंज हुई है। और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जो कि इंडिया को मतलूब थे, उन्हें सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज ने इंडिया को हैंड ओवर भी किया है कि भाई आपके अगर ये मोस्ट वांटेड हैं तो आप इनको लेके जाएं। और ये पाकिस्तान को मुसलसल ये सिग्नल दिया गया है मिडिल ईस्ट की तरफ से कि हम इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, आपकी जो क्लैंडस्टाइन एजेंसी है आईएसआई इसके। तो अब उतनी रिसोर्सफुल नहीं रही है, लेकिन यस, वो जो एक 50-60 साल के जो एक सॉफ्ट पावर और एक आपने जो डेवलप करी है अपनी इंटेलिजेंस की जो बेस है, वो जाते जाते जाएगी। तो आज भी रिसोर्सफुल है, लेकिन वो फ्री रन जो पहले मिला करता था अब वो नहीं मिलता है। और आपने एक बात की जो डिवीजन की आईएसआई के अंदर, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत सारे सीनियर आईएसआई ऑफिसर्स और इनके इस तरह के ऑपरेटिव्स को सैक किया गया है। उनको जबरदस्ती उनको अर्ली रिटायरमेंट दी गई है, उनको उनकी नौकरियों से फारिग किया गया है। जिसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि वो लॉयलिस्ट थे जनरल फैज हमीद के, ना कि वो लॉयलिस्ट थे इंस्टीट्यूशन के। वो बहुत सारी ऐसे काम कर रहे थे जिनकी नॉलेज जनरल नदीम अंजुम को भी, डीजीआईएसआई को भी नहीं थी। तो ये इनडिसिप्लिन के लिए उनको अर्ली रिटायरमेंट दी गई। और इसमें एक जो किरदार था जिसको पाकिस्तानी मीडिया में मेजर अरसलान के नाम से बोला जा रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम मेजर अरसलान नहीं है। उसका जो मेजर का एक्चुअल नेम था, जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो ऑडियो लीक हुई थी अभी 2 महीने पहले, अगर आपको याद हो, जी। वो उनके ऑफिस में वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, वो ऑडियो लीक हुई थी। तो उसकी इंक्वायरी के बाद ये निकला कि मेजर जो थे उनका जो एक्चुअल नाम था वो मेजर अब्दुल रहमान था। और मेजर अब्दुल रहमान को बुलाया गया डीजीआईएसआई नदीम अंजुम के पास, और जब उन्होंने पूछा कि आपने ये काम किया है, तो उन्होंने घबरा करके अपने उस काम को कबूल किया कि जी मैंने ही ऑडियो रिकॉर्ड्स की थी और मैंने ही इसको लीक किया है। तो अब उनसे पूछा गया आपने किसके कहने पे किया है, तो उन्होंने बताया कि मैंने जनरल फैज के कहने पे ये काम किया है, और जिससे कि इसका एक सियासी जो फायदा है वो इमरान खान को पहुंच सके। तो उनका कोर्ट मार्शल इनिशिएट किया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने उनको माफी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, आप इनको रिटायर करते हैं, लेकिन आप इनका कोर्ट मार्शल ना करें, बिकॉज कोर्ट मार्शल के बाद बड़ी बेइज्जती होती है, तो मैं इनको माफ करता हूँ। तो उनको भी अर्ली रिटायरमेंट के साथ, वो एडीसी थे शहबाज शरीफ के, तो उनको जो है वो रिटायर किया गया। वैभव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अक्सर, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान के लोग हमें भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई, सुन भी रहे होंगे वो इस प्रोग्राम को, उनको भी इस चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान में आप किसी के भी खिलाफ बोल रहे हो तो चल जाता है, लेकिन आर्मी के खिलाफ जैसे ही आप बोलते हो, चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आप हों, तो वापसी पे आर्मी जो है वो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देती है। तो जिस तरह से अभी ये मेजर आदिल राजा बोल रहे हैं, या जिस तरह से पाकिस्तान में अब एक नई जमात पीटीआई के तौर पे देखी जाए, वो जिस तरह से आर्मी के खिलाफ बोल रही है, तो आने वाले दिनों में इस चीज़ को किस तरह से देखा जा सकता है? क्या वाकई आर्मी जो है वो एक कमज़ोर हो चुकी है, या कि ए पॉलिटिकल होने का जो बयान है उसके ऊपर वो आर्मी अब खड़ी हुई है पाकिस्तान की? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल करके आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए, वो आपको हंट करते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं।
बलूचिस्तान पोस्ट एक अखबार है पाकिस्तान का, उसके जर्नलिस्ट थे साजिद हुसैन। साजिद हुसैन को जो है स्वीडन में आज से 2 साल पहले 2020 में गोली मार दी गई। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे बलोच एक्टिविस्ट, एक बलोच एक्टिविस्ट आपके यहाँ कनाडा में करीमा बलोच को उनकी असैसिनेशन हो गई। इस तरह से बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनको दुनिया भर में टारगेट किया गया है। इसमें मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI वो इस तरह के काम करती रहती है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। लेकिन चूंकि आदिल रजा लंदन में बैठे हैं तो इसके चांसेस कम है, बिकॉज जो ब्रिटिश जो सिस्टम है और जो ब्रिटिश लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मॉनिटर करती हैं। और पाक फौज के जो ज्यादातर ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिलीज जो हैं वो लंदन बेस्ड या ब्रिटेन बेस्ड ही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज की डेट में जितने भी सर्विंग कोर कमांडर्स हैं उनमें से 3-4 कोर कमांडर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे लंदन में ही रहते हैं। तो वो इस तरह के काम करने से हेजिटेट करते हैं कि क्योंकि उसका फिर कहीं ना कहीं एक ब्लो बैक रिएक्शन आएगा यूके की तरफ से। तो मेजर आदिल रजा की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता उन्हें कोई खतरा इस तरह का होगा। लेकिन वहां पे अगर आप देखें तो वहां कानून का शिकंजा भी बहुत मजबूत होता है अगर उनके पास एविडेंस नहीं होगा जनरल बाजवा से रिलेटेड। क्योंकि देखिए, जब आर्मी चीफ कहीं भी जाता है तो उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, वो चाहे ISI का सेफ हाउस हो या वो पाकिस्तान की कोई भी लोकेशन हो। तो ये कहना कि उसकी वीडियोस बनी हुई हैं, और इन्हीं मेजर साहब ने एक बार ये भी दावा कर दिया था कि जनरल बाजवा की वीडियो जनरल फैज हमीद ने बनाई हैं और वो उनके पास हैं। तो इस तरह से होता नहीं है। कोई भी ISI चीफ जो है वो आर्मी चीफ की वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो पूरा एरिया मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू सैनिटाइज होता है जब भी आर्मी चीफ कहीं भी जाता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आर्मी चीफ की सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर और जो सदर होता है मुल्क का प्रेसिडेंट, उससे ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अभी बहुत देर हो गई है भारत में भी, और हमारे पास अभी इतना ही समय है, लेकिन डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपसे फिर बातचीत करें और कुछ और आदिल रजा के और बाकी और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी आपसे डेफिनेटली बातचीत की जाए। आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।